मेरे सभी प्रिय साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जॉन ड्राइडन की बायोग्राफी को। अच्छा, इनकी बायोग्राफी को शुरू करने से पहले इनके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देते हैं, यानी कि थोड़ा सा बेसिक जानकारी जो है जॉन ड्राइडन के बारे में वो सबसे पहले देता हूं। इसके बाद इनकी बायोग्राफी से पॉइंट बाय पॉइंट एकदम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको समझाएंगे। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलो सबसे पहले हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। John Dryden is the representative literary figure of the Restoration and is known as the Age of Dryden। बोला यह गया है कि जॉन ड्राइडन को रिप्रेजेंटेटिव लिटरेरी फिगर कहा जाता है। कौन सी एज का? रेस्टोरेशन एज का। और इसीलिए ये इतने डोमिनेंट राइटर थे, इतने इंपॉर्टेंट राइटर थे इस एज के, कि इस एज को एज ऑफ ड्राइडन के नाम से जाना जाने लगा। अगर हम इनके फुल नेम की बात करें तो जॉन ड्राइडन ही है। और इनका जन्म कब हुआ है? 9 अगस्त 1631 को। अगर हम इनके बर्थ प्लेस की बात करते हैं तो ओल्ड बिंकल, नॉर्थैम्पटनशायर, इंग्लैंड में इनका क्या होता है? जन्म होता है। तो ये इनका जन्म स्थान जरूर ध्यान बनाए रखना, थोड़ा सा टफ है। ओल्ड बिंकल, नॉर्थैम्पटनशायर, इंग्लैंड। ठीक है, 9 अगस्त 1631 को होता है। अब हम इनकी अगर मृत्यु की बात करते हैं तो मृत्यु हो जाती है 12 मई 1700 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और कहां होती है? लंदन में। अच्छा, कौन सी एज के ये पोइट होते हैं? तो रेस्टोरेशन एज के ये पोइट कहलाते हैं। यानी कि ड्राइडन का जो संबंध है वो रेस्टोरेशन एज से है। रेस्टोरेशन एज कब से कब तक चलती है? 1660 से लेकर के 1700 तक चलती है, जिसको हम यहां पर मेंशन किए हैं। ये जो पीरियड है वो कब से कब तक चलता है आपको। अब इनके पिता का क्या नाम था? तो इरेस्मस ड्राइडन था इनके पिता का नाम, इरेस्मस ड्राइडन। अब इनकी माता का नाम क्या था? मैरी पिकरिंग इनकी माता का नाम था। अच्छा, पेरेंट्स, चिल्ड्रन, ये कौन से नंबर के संतान थे? तो ड्राइडन वाज द इल्डेस्ट ऑफ 14th चिल्ड्रन। मतलब ये हुआ कि ड्राइडन अपने माता पिता की 14 संतानों में से सबसे बड़े थे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, पॉइंट नोट करने वाला है। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो जॉन ड्राइडन की 2 जगह से शिक्षा हुई है। ड्राइडन वाज एजुकेटेड एट वेस्टमिंस्टर स्कूल और ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज। मतलब ये हुआ, इन्होंने कहां कहां से शिक्षा ग्रहण की है? तो वेस्टमिंस्टर स्कूल से और ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज से। ठीक है, ये एग्जाम पॉइंट है तो इसलिए इसको जरूर नोट कर लेना कहीं पर। अगले ऑक्यूपेशन की बात करते हैं तो ही वाज अ पोएट, प्लेराइट, क्रिटिक एंड ट्रांसलेटर। ड्राइडन जो है वो एक कवि भी थे, प्लेराइट मतलब नाटककार थे, क्रिटिक आलोचक थे, और ट्रांसलेटर यानी कि अनुवादक थे। तो हम कह सकते हैं एक लाइन में कि जॉन ड्राइडन एक कवि, नाटककार, साहित्यिक आलोचक और अनुवादक थे। ठीक है, ये यहां पर उसी का थोड़ा सा समझने वाला पॉइंट है। अगला हम रिलीजन की बात करते हैं तो इनका रिलीजन क्या था? तो ये भी क्या थे? कौन से रिलीजन से बिलोंग करते थे? रोमन कैथोलिक। अच्छा, रोमन कैथोलिक से अलेक्जेंडर पोप भी बिलोंग करते थे, जिनके ऊपर मैं पहले ही आपको एक बायोग्राफी दे चुका हूं। ठीक है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो एक बार देख लीजिए। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनको पोइट लॉरेट कब बनाया गया था? तो 1668 में इनको पोइट लॉरेट बनाया गया था। पोइट लॉरेट क्या होता है? राज कवि कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट है कि इनको हिस्टोरियोग्राफर रॉयल ये कब बनाया गया? तो ये बनाया गया है इनको 1670 में। यानी कि ड्राइडन को 1670 में हिस्टोरियोग्राफर रॉयल नियुक्त किया गया था। ठीक है, अगला हम फेमस टाइटल की बात करें, इनको एक फेमस टाइटल दिया गया था, ग्लोरियस जॉन। ये फेमस टाइटल से मतलब आप इनका उपनाम भी कह सकते हो कि ये इनका उपनाम था जॉन ड्राइडन का, ग्लोरियस जॉन। और ये किसके द्वारा दिया गया था टाइटल? वॉल्टर स्कॉट के द्वारा ये टाइटल दिया गया था, ध्यान बनाए रखना। ठीक है, ग्लोरियस जॉन किसके द्वारा? वॉल्टर स्कॉट। दूसरी बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा, अगर हम इनके लिटरेरी फिगर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म है तो वो कौन सा है? हीरोइक कपलेट का ये ज्यादातर यूज करते थे। अब ये हीरोइक कपलेट क्या होता है? ये एक प्रकार का दोहा होता है जिसमें 2 पंक्तियां होती हैं और इसमें आयम्बिक पेंटामीटर का यूज होता है। और इसीलिए जो है ड्राइडन जो है वो क्लोजली एसोसिएटेड विद दी हीरोइक कपलेट, ये ध्यान बनाए रखना। ये अपने वर्क में ज्यादातर हीरोइक कपलेट का यूज करते थे। दूसरा हम बात करते हैं फेमस सटायर की, कि इनका एक प्रसिद्ध सटायर कौन सा लिखा है? तो अब्सलॉम और अचिटोफेल करके इन्होंने एक प्रसिद्ध सटायर लिखा है, प्रसिद्ध व्यंग लिखा है। और ये ड्राइडन की सबसे प्रसिद्ध पॉलिटिकल सटायर मानी जाती है, एक राजनीतिक व्यंग माना जाता है। ठीक है, मेजर क्रिटिकल वर्क की बात कर लेते हैं तो इनकी प्रमुख आलोचक वर्क कौन सा है? उसका नाम है एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी, जो कि 1668 में आया है। और ये इनका एक क्रिटिकल वर्क है, ध्यान बनाए रखना।
कब पब्लिश होता है? 1668 में। दूसरा थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं, मेजर हीरोइक प्ले की अगर हम बात करें तो औरंगजेब है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, 1675 में आता है। ये इनका क्या है? हीरोइक प्ले है, ठीक है, जिसका नाम क्या है? औरंगजेब, और ये कब पब्लिश हुआ है? 1675 में। अगर हम बात करें एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट इनका एक ग्रेट ट्रेजेडी है जिसका नाम है अल्फा लव। ग्रेट ट्रेजेडी है जिसका नाम क्या है? अल्फा लव, 1678 में आती है, ठीक है। और इसका एक अन्य नाम भी है, द वर्ल्ड वेल लॉस्ट करके। मेजर ट्रांसलेशन की बात करें तो द बक्स ऑफ बर्जिल 1697। अगर द बक्स ऑफ बर्जिल यानी कि ये ड्राइडन का एक प्रसिद्ध अनुवाद है जिसमें उन्होंने रोमन कवि थे बर्जिल, उनकी रचनाओं का इंग्लिश में अनुवाद किया था, और ये पब्लिश होता है कब? 1697 में। तो ये भी एक एग्जाम पॉइंट है, जरूर ध्यान बनाए रखना। तो ये तो इनके कुछ बेसिक पॉइंट थे जिनको हमने आपको समझाया है। अब हम बात किसकी करेंगे? इनके बायोग्राफी यानी कि डिटेल्ड बायोग्राफी की बात करेंगे, उनकी लाइफ की बात करेंगे, और इनके जितने भी इंपॉर्टेंट वर्क हैं उनकी बात कर लेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग डिस्कस करते चलते हैं। सबसे पहला पॉइंट अगर हम देखें तो कौन सा है? जॉन ड्राइडन। देखो यहां पर भी हमने लिख रखा है जॉन ड्राइडन का जन्म 1631 में और इनकी मृत्यु 1700 में हो जाती है। वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिटरेरी फिगर ऑफ द रेस्टोरेशन एज। जॉन ड्राइडन को रेस्टोरेशन एज का मोस्ट इंपॉर्टेंट लिटरेरी फिगर माना जाता है। वे क्या थे? एक पोइट यानी कि कवि थे, ड्रामाटिस्ट नाटककार थे, लिटरेरी क्रिटिक मतलब साहित्यिक आलोचक, और ट्रांसलेटर यानी कि एक बहुत अच्छे अनुवादक थे, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें, हिज इन्फ्लुएंस ऑन रेस्टोरेशन लिटरेचर was so great that the restoration age is often called the age of ड्राइडन। यानी कि रेस्टोरेशन लिटरेचर जो थी उस पर ड्राइडन का इतना प्रभाव व्यापक था कि रेस्टोरेशन एज को अक्सर एज ऑफ ड्राइडन यानी कि ड्राइडन के युग के नाम से जाना जाने लगा। अब इसी को थोड़ा सा और अगर डिटेल करें तो आप यहां से समझ सकते हो, ड्राइडन वर्कड सक्सेसफुली इन ऑलमोस्ट एवरी मेजर लिटरेरी फील्ड ऑफ हिज टाइम ही रोट। वो कहते हैं कि ड्राइडन ने अपने समय के लगभग सभी प्रमुख साहित्यिक क्षेत्रों में सफलतापूर्वक काम किया, और उन्होंने बहुत सारी चीजों को लिखा, जैसे पोएट्री को लिखा, किस किस को लिखा? पोएट्री को लिखा, सटायर को लिखा, ड्रामा को लिखा, लिटरेरी क्रिटिसिज्म और रिलीजियस पोएट्री को भी लिखा। मतलब ये हुआ काव्य, व्यंग, नाटक, साहित्यिक आलोचना, धार्मिक काव्य, अनुवाद, ये सारी चीजें उन्होंने की, ठीक है। इसके बाद इनका लेकिन सबसे ज्यादा जो ट्रांसलेशन भी किया, अनुवाद भी किया, लेकिन सबसे ज्यादा जो योगदान रहा उसको भी जरा समझ लीजिएगा। बोला गया हिज ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन टू इंग्लिश पोएट्री वाज द एस्टैब्लिशमेंट एंड पॉपुलराइजेशन ऑफ द हीरोइक कपलेट एज वन ऑफ द डोमिनेंट पोएटिक फॉर्म ऑफ द पीरियड। बोला यह गया है कि अंग्रेजी कविता में ड्राइडन का सबसे बड़ा योगदान हीरोइक कपलेट को उस समय के प्रमुख काव्य रूपों में से एक के रूप में स्थापित और इसको लोकप्रिय करने में बनाया। यानी कि ड्राइडन भी और अलेक्जेंडर पोप दोनों ने ही जो है इस फॉर्म को बहुत ज्यादा एस्टैब्लिशमेंट और पॉपुलराइज करने में जो है अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया, ये समझ लीजिए। अगर हम एग्जाम फैक्ट्स की बात करते हैं तो समझो, अब यहां से आपको एक एक एग्जाम फैक्ट समझ में आ जाएगा। ड्राइडन कौन होते हैं? एक रिप्रेजेंटेटिव लिटरेरी फिगर ऑफ रेस्टोरेशन एज। रेस्टोरेशन एज को हम और किस नाम से जानते हैं? तो एज ऑफ ड्राइडन के नाम से। ड्राइडन क्या है? एक पोइट भी है, ड्रामाटिस्ट, क्रिटिक और ट्रांसलेटर हैं। ड्राइडन मास्टर ऑफ हीरोइक कपलेट भी इनको बोल सकते हो, ड्राइडन के लिए भी। अगला, अब हम दूसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं, इनका कौन सा? बर्थ एंड डेथ को लेकर के है। अब यहां से समझिए, जॉन ड्राइडन वाज बॉर्न, इनका जन्म कब होता है? 9 अगस्त 1631 को हो जाता है, ओल्ड बिंकल। कहां होता है? ओल्ड बिंकल में इनका जन्म होता है, जो कि थ्रेस्टन के निकट एक नॉर्थैम्पटन शायर इंग्लैंड में जगह होती है, वहां पर इनका जन्म माना जाता है। तो थोड़ा प्यार से समझो, किसके पास? ओल्ड बिंकल में, किसके पास? थ्रेस्टन, जो कि ये थ्रेस्टन कहां है? नॉर्थैम्पटन शायर इंग्लैंड में है। इनकी मृत्यु कब हो जाती है? तो इनकी मृत्यु 12 मई 1700 को लंदन में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। और ही लिव्ड, लगभग ये कितने साल तक जीवित रहते हैं? 68 साल तक। यानी कि उन्होंने लगभग 68 ईयर्स, 68 वर्ष का जीवन जिया, और उनका साहित्यिक जीवन रेस्टोरेशन पीरियड अर्थात एज ऑफ ड्राइडन भी कह सकते हो, जो रेस्टोरेशन हमारा पीरियड था उसका एक बड़े हिस्से तक फैला हुआ था, ये मान लीजिएगा, ठीक है। यानी कि कैरियर कवर्ड अ मेजर पोर्शन ऑफ द रेस्टोरेशन पीरियड।
एग्जाम फैक्ट्स में यही बात है, जो बात हमने डिटेल से समझाई ये थोड़ा शॉर्ट में है, ठीक है। इसको आप अपने आप से भी पढ़ सकते हो। जन्म कब होता है? 9 अगस्त 1631 को, बर्थ प्लेस ओल्ड बिंकल नॉर्थम्पटनशायर। मृत्यु हो जाती है 12 मई 1700 में, लंदन में इनकी मृत्यु होती है, ठीक है। और इनका जो लाइफ पीरियड था वो क्या था? 1631 से लेकर के 1700 तक। 1631 में जन्म और 1700 में मृत्यु हो जाती है, लगभग 68 साल। अब हम फैमिली बैकग्राउंड की बात करते हैं। अगर हम फैमिली बैकग्राउंड में देखें तो जॉन ड्राइडन वाज born into a respectable family connected with Northamptonshire। बोला यह गया है कि जो जॉन ड्राइडन थे वो एक बहुत ही सम्मानित परिवार से बिलोंग करते थे और इनका जन्म नॉर्थहैम्पटनशायर में हुआ था। इनके पिता का नाम इरेस्मस ड्राइडन और माता का नाम मैरी पिकरिंग था, ठीक है। तो इरेस्मस ड्राइडन और मैरी पिकरिंग दोनों ध्यान बनाए रखना। दूसरी चीज, ड्राइडन अपने माता पिता की 14 संतानों में से सबसे बड़े थे ये, ठीक है। एल्डेस्ट ऑफ 14 चिल्ड्रन। यही चीज आपको शॉर्ट में हमने लिख रखी है एग्जाम फैक्ट के रूप में, आप इसको पढ़ लीजिए। दूसरा, अगर हम चाइल्डहुड एंड अर्ली एजुकेशन की बात करते हैं तो ड्राइडन स्पेंट मच ऑफ द चाइल्डहुड एज। अब देखो शुरुआत में हमने क्या बताया था कि ड्राइडन ने अपने बचपन का काफी समय जो है वो टिचमार्श नॉर्थहैम्पटनशायर में बिताया था। तो टिचमार्श को भी ध्यान बनाए रखना है, ठीक है। ये कहाँ है? नॉर्थहैम्पटनशायर में है। तो इनका बचपन का जो एजुकेशन हुआ था, प्रारंभिक एजुकेशन, वो यहीं से शुरू हुआ था, ठीक है। इनकी प्रारंभिक अर्ली एजुकेशन की अगर हम बात करें, इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अर्ली एजुकेशन बिगिन देयर। दूसरा, इन 1614 1644 में ही एंटर्ड वेस्टमिंस्टर स्कूल एज द किंग्स स्कॉलर। बोला यह गया है कि 1644 में उन्होंने वेस्टमिंस्टर जो स्कूल था किंग्स स्कॉलर के रूप में जो है वहां पर प्रवेश लेते हैं। किस रूप में? किंग्स स्कॉलर के रूप में। वेस्टमिंस्टर में ड्राइडन ने इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज अर्थात एक बौद्धिक क्षमताओं को विकसित करने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ये कह सकते हो। तो यहाँ पर यही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको दिखाया गया। वेस्टमिंस्टर स्कूल प्लेड अ मेजर रोल इन डेवलपिंग ड्राइडन्स इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। ड्राइडन के अंदर इतनी ज्यादा इंटेलेक्चुअल एबिलिटी कहां से आई? तो वेस्टमिंस्टर स्कूल ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। अगर ये उस स्कूल में नहीं पढ़ते शायद इनके अंदर इतना ज्यादा टैलेंट नहीं होता, इतने इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज नहीं होती। कहने का मतलब मेरा ये है, इस स्कूल ने बहुत ज्यादा डेवलप किया इनके माइंड को। माफ करना। विशेष रूप से वहां से इन्होंने कौन कौन सी चीजों को सीखा, बस इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। पार्टिकुलरली हिज स्किल्स इन रिटोरिक, ठीक है, आर्गुमेंटेशन एंड क्लासिकल लर्निंग। इन तीन चीजों को जरूर ध्यान रखा है, बनाए रखना कि वेस्टमिंस्टर स्कूल से इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज के रूप में इन्होंने कौन कौन सी चीजों को वहां से सीखा। तो रिटोरिक, रिटोरिक क्या होता है? एक प्रभावशाली भाषण देने की कला को हम रिटोरिक बोलते हैं, ठीक है। आर्गुमेंटेशन क्या होता है? तर्क प्रस्तुत करने की जो कला होती है उसको हम आर्गुमेंटेशन करते हैं, कि किस तरीके से अपने तर्क को आप प्रस्तुत करते हो दूसरे के सामने। क्लासिकल लर्निंग आप लोग जानते हो क्या होता है? साहित्य ज्ञान के लिए बोलते हैं, जो शास्त्रीय साहित्य ज्ञान होता है उसको बोला जाता है। तो इन सब चीजों में इन्होंने बहुत ज्यादा एबिलिटीज प्राप्त की, दक्षता प्राप्त की। बातें समझ में आ गई। अब इसका एक एग्जाम की पॉइंट है जिनको आपको ध्यान बनाए रखना है। वेस्टमिंस्टर स्कूल है, 1644 में एंटर किए थे, स्टेटस यानी कि किंग्स स्कॉलर के रूप में वहां पर गए थे ये। अब पांचवा पॉइंट हमारा है वेस्टमिंस्टर स्कूल एंड ड्राइडन्स थिंकिंग। अब वेस्टमिंस्टर स्कूल और ड्राइडन की विचार शैली की बात करते हैं तो वेस्टमिंस्टर स्कूल में ड्राइडन ने निम्न क्षेत्रों पर बहुत ज्यादा पकड़ अपनी मजबूत कर ली थी। अब कौन कौन से क्षेत्रों पर अपनी पकड़ को इन्होंने मजबूत किया था वेस्टमिंस्टर स्कूल में? जैसे यहां पर रिटोरिक, आर्गुमेंटेशन, यही बात तो अभी अभी हमने आपको बताई थी। डिबेट है, क्लासिकल लर्निंग है, लॉजिकल प्रेजेंटेशन है। तो इन सब चीजों में यानी कि किस किस चीज को? रिटोरिक, आर्गुमेंटेशन, डिबेट, क्लासिकल लर्निंग, लॉजिकल प्रेजेंटेशन। उन्होंने यह सीखा कि किसी आर्गुमेंट अर्थात तर्क के विभिन्न पक्षों की जांच कैसे की जाए और उन्हें प्रभावशाली ढंग से कैसे प्रस्तुत किया जाए। यह क्षमता ये जो क्षमता थी उनके बाद के लिटरेरी जितने क्रिटिक थे, लिटरेरी क्रिटिक थे या जो भी साहित्यिक आलोचक के रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुए, ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। उनकी आर्गुमेंटेटिव और बैलेंस्ड मेथड अर्थात जो तर्कपूर्ण और संतुलित पद्धति थी, विशेष रूप से उनकी प्रसिद्ध आलोचनात्मक कृति एक आपको मिलेगी एन एसे ऑन ड्रामेटिक पोएजी 1668, उसमें दिखाई देती है, ठीक है।
तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरूर इसको ध्यान बनाए रखना। ये सब चीजें आर्गुमेंटेटिव एंड बैलेंस्ड मेथड आपको कहां देखने को मिलेगा, इनके एंड ऐसे आप ड्रामेटिक पोएजी में देखने को मिलेगा। और इसके बाद में ये सारी चीजें जो थी, आर्गुमेंट करना, इसको अच्छे तरीके से प्रस्तुत करना दूसरे के सामने, ठीक है, और ये बाद में इन्होंने जितने भी लिटरेरी क्रिटिक लिखे थे उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला एग्जाम कनेक्शन की अगर हम बात करें तो वेस्टमिंस्टर स्कूल से इन्होंने कौन कौन सी चीजें सीखने को मिली, रिटोरिक, आर्गुमेंटेशन, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ये सब चीजें। फर्स्ट पब्लिश्ड पोएम की बात करें 1649 में। अब देखो इनकी पहली पब्लिश्ड पोएम जो 1649 में आई थी, जब ड्राइडन अभी वेस्टमिंस्टर स्कूल में ही पढ़ रहे थे, तभी उन्होंने 1649 में अपनी पहली प्रकाशित कविता लिखी थी। और उस पहली प्रकाशित कविता का टाइटल क्या था दोस्त, अपॉन द डेथ ऑफ लॉर्ड हेस्टिंग्स, ये उसका टाइटल था। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग, एक वहां के लॉर्ड हेस्टिंग्स थे, उनकी मृत्यु पर लिखी गई ये कविता थी। अब बल्कि कविता का एक प्रकार की एलेजी थी, शोकगीत था। ठीक है, यहां से समझो, एक प्रकार का क्या था, शोकगीत था। एक कविता हेनरी लॉर्ड हेस्टिंग्स की मृत्यु पर लिखी गई थी, जो ड्राइडन के स्कूलमेट अर्थात सहपाठी थी। ठीक है, अब बोला गया लॉर्ड हेस्टिंग्स की मृत्यु स्मॉल पॉक्स यानी कि चेचक के कारण हुई थी, जो इनके स्कूल के दोस्त थे, जिनके ऊपर इन्होंने अपॉन द डेथ ऑफ लॉर्ड हेस्टिंग्स एक एलेजी लिखी। ठीक है, तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि लॉर्ड हेस्टिंग की मृत्यु कैसे हुई थी, तो स्मॉल पॉक्स से। इतनी बात है। एग्जाम फैक्ट जो ऊपर बताया है वही सब चीजें हैं यहाँ पर, लेकिन शॉर्ट में है। फर्स्ट पब्लिश्ड पोएम ध्यान बनाए रखना, अपॉन द डेथ ऑफ लॉर्ड हेस्टिंग, ये कब आई है, 1649 में। जॉनर क्या है, ये एक इलेजी है। और किसकी मृत्यु से दुखी होकर, किसकी मृत्यु पर ये इलेजी लिखी गई थी, तो डेथ ऑन हेनरी, हेनरी की मृत्यु पर लिखी गई थी। और सॉरी, डेथ ऑफ हेनरी लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक है, इतनी बातें हमें समझ में आ गई। अगला हम लोग बात करेंगे इनके एजुकेशन की। ट्रिनिटी कॉलेज और ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज 1650 की बात कर लेते हैं। अब क्या होता है, इन 1650 ड्राइडन एंटर ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज, ही स्टडीड सब्जेक्ट इंक्लूडिंग, और वहां पर जब 1650 में ड्राइडन ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में प्रवेश लेते हैं, वहां उन्होंने मुख्य रूप से नीचे कुछ हमने सब्जेक्ट के नाम दे रखे हैं, उनका अध्ययन किया था। और किन किन चीजों का अध्ययन किया था यहां से समझो, जैसे क्लासिक्स, रेटोरिक, मैथमेटिक्स। ठीक है, तो क्लासिक्स क्या होता है, शास्त्रीय संगीत के लिए बोला जाता है। और रेटोरिक वही भाषण देने की कला को बोला जाता है। मैथमेटिक्स आप जानते हो गणित होता है। ठीक है, और उन्होंने 1654 में अपनी शिक्षा पूरी करके ग्रेजुएट डिग्री यानी कि स्नातक की उपाधि प्राप्त की। तो ये भी पॉइंट ध्यान बनाए रखना, इन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री कब, स्नातक की उपाधि इनको कब मिली थी, 1654 में मिली थी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि वेयर डिड ड्राइडन स्टडी आफ्टर वेस्टमिंस्टर स्कूल, वेस्टमिंस्टर स्कूल में पढ़ने के बाद में इन्होंने कहां से अध्ययन किया था, तो ट्रिनिटी कॉलेज, यानी कि वेस्टमिंस्टर स्कूल से निकलने के बाद ये कहां एडमिशन लेने गए, ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में। इंपॉर्टेंट फैक्ट यही है, ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में कब एंटर होते हैं, 1650 में। और ग्रेजुएशन की डिग्री कब मिलती है इनको, 1654 में। अगला, डेथ ऑफ हिज फादर एंड मूव टू लंदन। अब इनके पिता की मृत्यु कब होती है और ये लंदन रवाना कब होते हैं, तो यहां पर ड्राइडन्स फादर डाइड इन जून 1654। बोला गया है कि जॉन ड्राइडन, जिनका नाम इरेस्मस ड्राइडन था, उनके मृत्यु जो है वो जून 1654 में हो जाती है। अब ड्राइडन इनहेरिटेड सम लैंड बट द इनकम फ्रॉम इट वाज नॉट सफिशिएंट टू सपोर्ट हिज लाइफ। पिता की मृत्यु के बाद ड्राइडन को कुछ लैंड यानी कि कुछ भूमि या जमीन कह सकते हो, वो विरासत में मिली। पिता की मृत्यु के बाद हर बेटा को विरासत के रूप में मिलती है, लेकिन उससे होने वाली जो इनकम होती है, आय थी, उससे उनका जीवन यापन जो है वो नहीं हो पा रहा था, यानी कि जीवन यापन के लिए वो आय, वो इनकम पर्याप्त नहीं थी। इसीलिए वो कहां चले गए, लंदन चले गए। ही देयरफॉर मूव टू लंदन वेयर ही ऑब्टेन्ड एम्प्लॉयमेंट अंडर, और इसके बाद वहां पर जाकर के इन्होंने एम्प्लॉयमेंट किया था, कहां, जॉन थर्लो। ठीक है, वो कहां गए, लंदन गए, और लंदन में उन्हें जॉन थर्लो के अधीन नौकरी मिली। जॉन थर्लो उस समय क्रॉमवेल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी कि क्रॉमवेल के राज्य सचिव थे, ये कह सकते हो। ठीक है, तो सारी चीजें आपको समझ में आ गई। एग्जाम फैक्ट वही है, हम पहले भी बता चुके हैं, जो मैंने डिटेल बताया वही हमने शॉर्ट में लिख रखा है। इनके पिता की मृत्यु कब होती है, 1654 में।
लंदन। इसके बाद ये लंदन चले जाते हैं, जॉन थर्लो के अंडर ये काम करना शुरू कर देते हैं। जॉन थर्लो कौन होते हैं? क्रॉमवेल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पद पर तैनात होते हैं। दूसरा 9 नंबर के पॉइंट की अगर हम बात करें, ड्राइडन एंड ओलिवर क्रॉमवेल। देखो ड्राइडन एंड ओलिवर क्रॉमवेल की बात करते हैं तो हीरोइक स्टेंजा सबसे पहले आता है जो कि 1658 में। ठीक है, इन 1658 ओलिवर क्रॉमवेल डाइड। 1658 में ओलिवर क्रॉमवेल की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ड्राइडन रोड, तभी ड्राइडन क्या लिखते हैं? हीरोइक स्टेंजाज लिखते हैं। मतलब ये हुआ 1658 में ओलिवर क्रॉमवेल की मृत्यु हुई। उनकी मृत्यु पर ड्राइडन ने हीरोइक स्टेंजास नामक कविता लिखी। तो ये हीरोइक स्टेंजा वो मत समझ लेना, ये एक कविता का नाम है, एज अ एट्रीब्यूट टू क्रॉमवेल। और ये किसको एट्रीब्यूट थी? क्रॉमवेल को, यानी कि ये जो कविता थी वो क्रॉमवेल के प्रति श्रद्धांजलि के रूप में लिखी गई थी, ट्रिब्यूट के रूप में लिखी गई थी। यह कविता एक ऐसे पॉलिटिकल सेंसिटिव पीरियड अर्थात राजनीतिक रूप से संवेदनशील समय में लिखी गई। यहां से समझो ये पॉइंट, ऐसे संवेदनशील में बहुत उस समय बहुत ही पॉलिटिकल सेंसिटिव पीरियड चल रहा था, बहुत संवेदनशील टाइम चल रहा था। इसमें क्रॉमवेल की मृत्यु के प्रति ड्राइडन ने जो अपनी रिएक्शन था, जो प्रतिक्रिया थी, उसको दिखाया था। तो बस इसमें ध्यान ये बनाए रखना है, रिमेंबर क्या रखना है आपको कि क्रॉमवेल से रिलेटेड या क्रॉमवेल को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, ट्रिब्यूट देने के लिए इन्होंने एक कविता लिखी, हीरोइक स्टेंजा। ये कब लिखी? 1658 में। क्वेश्चन ये पूछा भी जाता है कभी कभी कि विच पोएम डिड ड्राइडन राइट ऑन द डेथ ऑफ ओलिवर क्रॉमवेल। ओलिवर क्रॉमवेल की मृत्यु पर ड्राइडन ने कौन सी कविता लिखी थी? तो हीरोइक स्टेंजाज को लिखा था। बस ये ध्यान बनाए रखना। अगला 10 नंबर का पॉइंट अगर हम बात करें तो रेस्टोरेशन ऑफ मोनार्की 1660। क्या हुआ कि रेस्टोरेशन हो गया, यानी कि जो राजतंत्र था, जो मोनार्की थी, उसकी पुनर्स्थापना हो जाती है 1660 में। और जब 1660 में द ईयर 1660 वाज मेजर टर्निंग पॉइंट इन इंग्लिश हिस्ट्री। 1660 इंग्लिश हिस्ट्री में एक मेजर टर्निंग पॉइंट यानी कि एक निर्णायक मोड़ होता है। इसी वर्ष मोनार्की यानी कि राजतंत्र की पुनर्स्थापना होती है और जो चार्ल्स सेकेंड होते हैं, चार्ल्स द्वितीय, वो इंग्लैंड के सिंहासन पर वापस लौटते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द मोनार्की वाज रिस्टोर एंड चार्ल्स सेकेंड रिटर्न टू द इंग्लिश थ्रोन। ठीक है, अगला ड्राइडन वेलकम्ड द रेस्टोरेशन थ्रू दिस पोएम। मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, तब क्या हुआ कि ड्राइडन ने, उनकी एक कविता थी जिसका नाम था एस्ट्रिया रिडक्स 1660 में, इसके माध्यम से रेस्टोरेशन यानी कि राजतंत्र की पुनर्स्थापना का स्वागत किया। रेस्टोरेशन जो रिस्टोर की, मोनार्की रिस्टोर हुई, उसके स्वागत में इन्होंने इस कविता को लिखा था। ठीक है, जिसका नाम था एस्ट्रिया रिडक्स। ठीक है, तो ये इसके वेलकम में लिखी गई पोइम थी, ध्यान बनाए रखना। किसके वेलकम में? चार्ल्स सेकेंड के फिर से इंग्लैंड की गद्दी पर बैठने के वेलकम में, ऐसे समझ लो। तो ये मान लो जॉन ड्राइडन जो थे ना, वो मोनार्की के सपोर्टर थे। इट इज अ रॉयलिस्ट। अब यहां पे क्या बोला गया है? पेनेजरिक। ये क्या था? एक रॉयलिस्ट पेनेजरिक था जो चार्ल्स सेकेंड की वापसी का गुणगान करता है। अब रॉयलिस्ट पेनेजरिक आज की डेट की अगर हम एग्जांपल दे, जैसे आप मीडिया को देख लीजिएगा, चापलूस मीडिया को देखिएगा, मैं पूरी मीडिया की बात नहीं कर रहा, तो वो क्या करता है कि जो सत्ता में बैठा होता है, ठीक है, उससे सवाल करने के बजाय वो विपक्ष से सवाल करना शुरू कर देता है जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। तब इसको हम कहते हैं रॉयलिस्ट पेनेजरिक, शब्द दिया जाता है इसके लिए। ठीक है, चापलूसी करने के लिए। अगला, पेनेजरिक इज अ वर्क रिटन इन प्रेज ऑफ एन इंपॉर्टेंट पर्सन। अब पेनेजरिक क्या होता है? किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की प्रशंसा में लिखी गई एक रचना कह सकते हो, उसको हम पेनेजरिक कहेंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या याद रखना है इसमें? याद ये रखना है 1660 में रेस्टोरेशन पीरियड आ जाता है और इस पीरियड में चार्ल्स सेकंड पुनः राजगद्दी पर बैठ जाते हैं और इनके बैठने के स्वागत में, रेस्टोरेशन के आने के स्वागत में जो है एस्ट्रिया रिडक्स नामक कविता जॉन ड्राइडन जो है वो लिखते हैं। अगला 11 नंबर का पॉइंट क्या है? ड्राइडन्स वेलकम्स अ लीडिंग लिटरेरी फिगर। बोला गया है कि जो जॉन ड्राइडन थे वो एक प्रमुख साहित्यिक व्यक्तित्व बने इस एज के,
लीडिंग, देखो लिखा गया ना, अ लीडिंग लिटरेरी फिगर, तो कौन बन गए? ड्राइडन ही तो बने। अब इसको जरा समझो पॉइंट बाय पॉइंट क्या है। बोला गया है कि रेस्टोरेशन कब आया? 1660 में आया। इसके बाद ड्राइडन शीघ्र ही उस समय के प्रमुख जितने पोइट थे या जो भी हमारे क्रिटिक्स थे, आलोचक थे, उसमें शामिल हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि ये सत्ता के मन की बात करते थे, उनके विरोध में कोई बात नहीं करते थे, इसीलिए। और जो सत्ता के मन की बात करेगा, ठीक है, उसको जो सत्ता पे बैठे हुए लोग होते हैं वो प्रमुख प्रमुख पदों से नवाजते हैं, बहुत सारे चीजें दे देते। तो वही चीज यहां पर भी थी। अगला क्या है? बोला गया है ही सपोर्टेड द न्यू मोनार्की। ये जॉन ड्राइडन क्या करते थे? न्यू मोनार्की को सपोर्ट करते थे। रोड वर्क्स, और जितनी भी रचनाएं लिखते थे वो प्रेजेंट प्रशंसा में लिखते थे। किसकी? चार्ल्स सेकंड की, और उनकी जो गवर्नमेंट थी उसकी। मतलब ये हुआ कि उन्होंने न्यू मोनार्की अर्थात जो राजशाही का समर्थन किया, और चार्ल्स सेकंड और उनकी जो सरकार थी उसकी प्रशंसा में बहुत सारी रचनाओं की रचना की, कई रचनाएं लिखी, ये कह सकते हो। इस अवधि से संबंधित उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं कौन कौन सी थी, उनको भी जरा एक बार देख लीजिएगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्क थे एसोसिएटेड विद दिस पीरियड, इंक्लूड किए हैं। सबसे पहला हम यहां पर दो वर्क का नाम लेते हैं। पहले वर्क का नाम होता है टू हिज सैक्रेड मैजेस्टी, अ पेनेजरिक ऑन हिज कोरोनेशन। ठीक है, तो फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। टू हिज सेक्रेटरी मैजेस्टी का मतलब होता है उनकी पवित्र राजकीय महिमा। सैक्रेड का मतलब होता है पवित्र, और मैजेस्टी का मतलब होता है राजकीय महिमा मंडल करना। अब पेनेजरिक ऑन हिज कोरोनेशन, कोरोनेशन का मतलब होता है राज्याभिषेक किसी का होता है, और उस राज्याभिषेक पर पेनेजरिक यानी कि कोई प्रशंसा गीत गाया जाए, उसको हम पेनेजरिक कहेंगे। बातें समझ में आ गई। और दूसरा है टू माय लॉर्ड चांसलर। अगर टू माय लॉर्ड चांसलर की बात करते हैं, ये दूसरी रचना थी। तो इन रचनाओं ने जो ड्राइडन को एक महत्वपूर्ण पब्लिक पोइट अर्थात सार्वजनिक या राजकीय कवि के रूप में स्थापित करने में मदद करी, और इसीलिए इनको 1668 में पोइट लॉरेट बना दिया जाता है न्यू मोनार्की के द्वारा। ठीक है, यानी कि चार्ल्स सेकंड के द्वारा। बातें समझ में आ गई सारी चीजें। अगला हम बात करते हैं ड्राइडन एंड द रॉयल सोसाइटी। अब हम बात किसकी कर लेंगे? ड्राइडन की कर लेंगे और रॉयल सोसाइटी। तो 1662 में ड्राइडन रॉयल सोसाइटी के शुरुआती फेलो यानी कि सदस्य बने थे। 1662 में ये किसको फॉलो करने लगे थे? रॉयल सोसाइटी को। हाउ एवर हिज मेंबरशिप वाज विड्रॉन इन 1666 बिकॉज ही फेल टू पे द रिक्वायर्ड ड्यूज। क्या बोला गया था? हालांकि अब 1662 में जॉन ड्राइडन ने रॉयल सोसाइटी के सदस्य बने, और 1666 में उनकी सदस्यता वापस ले ली गई, समाप्त कर दी गई, क्योंकि वे आवश्यक ड्यूज जो सदस्यता शुल्क था उसका भुगतान करने में ही असफल रहे। वो जो सदस्यता शुल्क रखा जाता है किसी भी संस्था में, तो उसको ये भुगतान नहीं कर पाए, ये असफल रहे, और इसीलिए इनकी मेंबरशिप जो है वो वापस ले ली जाती है। तो ये शॉर्ट पॉइंट है। रॉयल सोसाइटी को ये ज्वाइन करते हैं 62 में, मेंबरशिप जो है विड्रॉल हो जाती है 1666 में। अब हम 1662 के बाद 63 पे जाएंगे, इनकी शादी की बात करते हैं। ठीक है, शादी में क्या है? इनका विवाह 1663 में होता है। कब होता है? 1663 में, यानी कि ऑन 1 दिसंबर 1663 ड्राइडन मैरिड, और ये शादी कर लेते हैं लेडी एलिजाबेथ हॉवर्ड से। तो 1 दिसंबर 1663 को ड्राइडन ने लेडी एलिजाबेथ हॉवर्ड से विवाह कर लिया। अब आगे देखो, दी सिस्टर ऑफ रॉयलिस्ट सर रॉबर्ट हॉवर्ड, और वह सर रॉबर्ट हॉवर्ड की बहन थी। सर रॉबर्ट हॉवर्ड एक रॉयलिस्ट अर्थात राजतंत्र समर्थक व्यक्ति थे। ठीक है, ध्यान बनाए रखना। ये इसके शॉर्ट पॉइंट हैं। ठीक है, वाइफ का नाम क्या होता है? लेडी एलिजाबेथ हॉवर्ड। शादी कब होती है? 1 दिसंबर 1663 को। और ब्रदर इन लॉ कौन होते हैं? सर रॉबर्ट हॉवर्ड होते हैं, यानी कि उनकी बहन होती है, उनसे शादी होती है इनकी। अगला ड्राइडन एज अ ड्रामाटिस्ट। अगर हम बात करें ड्राइडन एक ड्रामाटिस्ट के रूप में, एक नाटककार के रूप में, तो रेस्टोरेशन के बाद इंग्लैंड में थिएटर्स अर्थात रंगमंच यानी कि जो नाटकशालाएं थी वो फिर से खुल गई। ठीक है, क्योंकि 42 में ये बंद हो गई थी, तो जब रेस्टोरेशन पीरियड आया तो ये फिर से चालू हो गई, यानी कि जैसी मोनार्की रिस्टोर हुई, चार्ल्स सेकंड सिंहासन पर बैठे, वैसे ही थिएटर जो है वो रीओपन हो गए इंग्लैंड के। अगला ड्राइडन बिगेन
राइटिंग प्लेस फॉर द स्टेज। और ड्राइडन ने रंगमंच के लिए अपने नाटकों को लिखना शुरू कर दिया। इज फर्स्ट मेजर थेटिकल वेंचर इज, थेटिकल वेंचर अर्थात थेटिकल वेंचर किसको कहते हैं, जो रंगमंचीय प्रयास नहीं होता है उसको बोला जाता है। तो उनका जो पहला प्रमुख थेटिकल वेंचर था वो क्या था, द वाइल्ड गैलेंट था, जो कि 1663 में आया है। इट वॉज अ कॉमेडी बट इट वॉज नॉट वेरी सक्सेसफुल। क्या बोला गया है, ये क्या थी, एक कॉमेडी थी लेकिन ये बहुत ज्यादा सफल नहीं हुई। इसके बाद भी इन्होंने लिखना छोड़ा नहीं, ये लिखते रहे। क्या लिखा, द राइवल लेडीज को 1664 में लिखा, और इसके बाद एक और लिखा द इंडियन क्वीन, ये भी 1664 में लिखा है। और दीज अर्ली प्लेज डिड नॉट अचीव मेजर सक्सेस। अच्छा, ये जो शुरुआती तीनों नाटक थे, द वाइल्ड गैलेंट 1663 में, द राइवल लेडीज, द इंडियन क्वीन, ये शुरुआती नाटकों को भी बड़ी सफलता जो है वो प्राप्त नहीं हुई। बातें समझ में आई। एग्जाम फैक्ट्स के रूप में शॉर्ट फॉर्म में इनको समझ लीजिए। यही चीज है, वाइल्ड गैलेंट क्या है, इनकी कॉमेडी है, 1663 में आता है। अगर हम दी राइवल लेडीज की बात करें 1664 में, इंडियन क्वीन की बात करें तो ये भी 1664 में। ये इनके शुरुआती प्ले हैं जिनको जो है सफलता नहीं मिली। अब ग्रेट प्लेग ऑफ लंदन 1665, क्या होता है, लंदन में भयंकर प्लेग फैलता है 1665 में। अब इस पॉइंट को भी जरा समझते चलिएगा। द ग्रेट प्लेग ऑफ लंदन कॉज थिएटर्स टू क्लोज इन 1665। 1665 में ग्रेट प्लेग के कारण बहुत भयंकर प्लेग फैल गया था लंदन में, और लंदन में भयंकर प्लेग महामारी के कारण थिएटर को क्या कर देना पड़ा, बंद कर देना पड़ा। और इसी द किंग्स कोड मूव टू ऑक्सफोर्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। और इस अवधि के दौरान जो किंग्स कोर्ट था, यानी कि राज दरबार जिसको हम कहते हैं, वो ऑक्सफोर्ड में चला गया, ऑक्सफोर्ड ले जाना पड़ा। ठीक है, और इसी समय ड्राइडन ने लिखा था। और ड्राइडन ने क्या लिखा था इस समय, ड्राइडन लिखते हैं क्या, द इंडियन एम्परर, 1665 में ये लिखते हैं। ये क्या था, इनका एक हीरोइक ड्रामा था। कह सकते हो कि इसे उनके कुछ शुरुआती नाटकों की तुलना में कुछ बेहतर प्रक्रिया मिली थी। जो ऊपर उन्होंने 3 नाटक लिखे थे उनको तो सफलता नहीं मिली, लेकिन जो इंडियन एम्परर 1665 में आया उनसे कुछ ज्यादा रिस्पॉन्स इसको मिला था। ये क्या है, एक हीरोइक ड्रामा है। ठीक है, तो एग्जाम फैक्ट के रूप में यही ध्यान रखना, इंडियन एम्परर पब्लिश होता है 1665 में। इसका जॉनर क्या है, ये एक हीरोइक ड्रामा है। अब हम एनस मिराबिलिस की बात करते हैं। एनस मिराबिलिस जो है वो 1667 में आता है। 1667 का वर्ष जो है बाज मार्क्ड बाई अ मेजर नेशन इवेंट एंड डिजास्टर्स। बोला गया है कि 1666 का जो वर्ष है वो इंग्लैंड के इतिहास में कई महत्वपूर्ण नेशनल इवेंट्स और आपदाओं के कारण प्रसिद्ध है। दो विशेष रूप से महत्वपूर्ण घटनाएं इसमें घटी थी, और वो दो महत्वपूर्ण घटनाएं कौन कौन सी घटी थी, द ग्रेट फायर ऑफ लंदन और नेवल वार विद द डच। ठीक है, ये दोनों यानी कि लंदन की जो भयंकर आग और द नेवल वार विद द डच यानी कि डच लोगों के साथ जो नौसैनिक युद्ध हुआ था, इन घटनाओं के संदर्भ में ड्राइडन ने लिखा था एनस मिराबिलिस। ठीक है, ड्राइडन रोड, और ड्राइडन ने क्या लिखा था, इन घटनाओं के संबंध में एक बुक लिखी थी जिसका नाम था एनस मिराबिलिस। अब ये एक लैटिन शीर्षक है जिसका अर्थ होता है ईयर ऑफ बॉन्डर्स। ठीक है, ये क्या है, एक लैटिन शीर्षक है और जिसका मतलब क्या होता है, ये इसका मतलब होता है ईयर ऑफ बॉन्डर्स या वंडरफुल ईयर। ठीक है, इसके बाद दिस पोएम सेलिब्रेट इंग्लैंड्स इंडोरेंस ड्यूरिंग द डिफिकल्ट इवेंट। और इस कविता में इन कठिन परिस्थितियों के दौरान इंग्लैंड्स इंडोरेंस अर्थात इंग्लैंड की सहनशीलता और दृढ़ता का वर्णन यानी कि गुणगान किया गया था। ठीक है, एग्जाम फैक्ट्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो क्या है, एनस मिराबिलस 1667 में आया है, जिसका मीनिंग क्या होता है, ईयर ऑफ बॉन्डर्स एसोसिएटेड विद ग्रेट फायर ऑफ लंदन एंड नेवल वार। ठीक, ऊपर डिटेल हमने समझा। पोइट लॉरेट की बात करते हैं, हमने क्या बताया, इनको पोइट लॉरेट 1668 में बनाया गया था। ठीक है, जरा समझ लो इस पॉइंट को भी अच्छे से। क्या बोला गया है, पोइट लॉरेट क्या होता है, राजकीय कवि बोलते हैं, और 1668 में इनको नियुक्त किया गया था। ये उनके साहित्यिक जीवन के सबसे महत्वपूर्ण ऑनर्स यानी कि सम्मानों में से एक माना जाता है। ठीक है, हिज अपॉइंटमेंट कंफर्म हिज पोजीशन एज वन ऑफ द लीडिंग लिटरेरी फिगर ऑफ रेस्टोरेशन इंग्लैंड। और इस नियुक्ति से हम इस बात का तो अंदाजा लगा सकते हैं कि रेस्टोरेशन इंग्लैंड के जो प्रमुख साहित्यकार साहित्यिक व्यक्तित्व थे उस समय के, जो भी लिटरेरी फिगर होते थे, जो भी पर्सनालिटी थी, उनकी स्थिति
उन सबसे बेहतर थी और इसीलिए इनको पोएट लॉरेट बनाया गया था सरकार के द्वारा। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, व्हेन डिड जॉन ड्रायडन बिकेम पोएट लॉरेट, 1668 में, ठीक है। कभी कभी घुमा करके विच इंपॉर्टेंट टाइटल इज एसोसिएटेड विद ड्रायडन, तो पोएट लॉरेट से। अगर अगला पॉइंट क्या है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात कर लें, हिस्टोरियोग्राफर रॉयल। अब देखो एक फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आया, हिस्टोरियोग्राफर रॉयल। हिस्टोरियोग्राफर रॉयल ये इनको कब दिया जाता है, 1670 में बनाया जाता है, यानी कि हिस्टोरियोग्राफर रॉयल कब नियुक्त किया गया, 1670 में। हिस्टोरियोग्राफर रॉयल क्या होता है, इसको हम हिंदी में राजकीय इतिहासकार कहा जाता है, यानी कि राजा या दरबार से संबंधित जो आधिकारिक इतिहास लिखने वाला व्यक्ति होता है उसको हम हिस्टोरियोग्राफर रॉयल कहते हैं, ठीक है। इस अवधि में वे ऑनरेरी एमए अर्थात मानद मास्टर ऑफ आर्ट्स की उपाधि से भी जुड़े हुए थे, ठीक है। रिमेंबर पॉइंट यही है, 2 पॉइंट है हमारा, 68 में पोएट लॉरेट बने थे और हिस्टोरियोग्राफर रॉयल जो है वो इनको 1670 में दिया गया था। अगला 19 नंबर पॉइंट की बात कर लेते हैं, ड्रायडन एज अ लिटरेरी क्रिटिक। ड्रायडन क्या है, एक लिटरेरी क्रिटिक माने जाते हैं, यानी कि साहित्यिक आलोचक के रूप में अगर हम बात करें तो एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी इन्होंने लिखा था 1668 में, ठीक है। उसके बारे में जरा हम बताते हैं, जॉन ड्रायडन केवल पोइट यानी कि कवि, ड्रामाटिस्ट यानी कि नाटककार ही नहीं थे, बल्कि वे प्रारंभिक अंग्रेजी साहित्य के सबसे महत्वपूर्ण लिटरेरी क्रिटिक्स, साहित्यिक आलोचक में से एक माने जाते हैं। इनके कुछ मेजर लिटरेरी वर्क भी हैं, जिनमें सबसे पहला मेजर लिटरेरी वर्क की बात करेंगे तो एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी जो कि 1668 में आया है। और दी वर्क डिस्कस, इस वर्क के अंदर किन चीजों को डिस्कस किया गया है, जैसे ड्रामा, नाटक, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, किन किन चीजों को इसके अंदर डिस्कस किया गया है ये देखो, अब एक एक करके समझो। ड्रामा, नाटक, पोएटिक प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, यानी कि नाटकीय सिद्धांत। इसके बाद हम रूल्स ऑफ ड्रामेटिक कंपोजिशन, यानी कि जो नाटक रचने के जो नियम होते हैं उनकी बात करते हैं। एंसेंट एंड मॉडर्न ड्रामा, प्राचीन और आधुनिक नाटक। इंग्लिश एंड फ्रेंच ड्रामा, रिलेटिव मेरिट ऑफ डिफरेंट डिमेरिट ट्रेडिशन। ये कह सकते हो कि विभिन्न जो नाटकीय परंपराओं का तुलनात्मक जो गुण दोष होता है उनकी बात करते हैं। मतलब ये हुआ, अगर हम शॉर्ट में आपको बोलें तो ये कह सकते हैं कि ड्रायडन ने डिस्कशन यानी कि चर्चा और आर्गुमेंट यानी कि तर्क वितर्क के माध्यम से विभिन्न मतों को, बहुत सारी चीजों को प्रस्तुत किया। उसके बाद अपनी क्रिटिकल पोजीशन यानी कि जो आलोचनात्मक दृष्टिकोण उनका होता है उसको ये क्या करते हैं, विकसित करते हैं, ठीक है। एग्जाम पॉइंट्स के रूप में आपको जो ध्यान बनाए रखना है, ड्रायडन का लिटरेरी क्रिटिसिज्म, इनका एक वर्क है जिसका नाम है एन एसे ऑन ड्रामेटिक पोएजी जो कि 1668 में आया है, ठीक है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है आपका, व्हाट इज ड्रायडन्स मेजर क्रिटिकल वर्क। तो ड्रायडन का जो मेजर क्रिटिकल वर्क है उसका नाम क्या है, तो आपको सीधे नाम लेना है एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी, और ये कब पब्लिश होता है, तो 1668 में। अगला अदर इंपॉर्टेंट क्रिटिकल वर्क, इनके कुछ अन्य इंपॉर्टेंट क्रिटिकल वर्क भी हैं, जैसे कौन कौन से आलोचनात्मक कृतियां हैं, जैसे इंपॉर्टेंट क्रिटिकल राइटिंग्स एसोसिएटेड विद द ड्रायडन इंक्लूड। ड्रायडन की जो अन्य महत्वपूर्ण क्रिटिकल राइटिंग है, आलोचनात्मक जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, जैसे अ डिफेंस ऑफ एन एसे की बात करते हैं, एसे ऑन हीरोइक प्लेज। ये दो कौन कौन सा, पहला अ डिफेंस ऑफ एन एसे और एसे ऑफ हीरोइक प्लेज। ड्रायडन्स critical writing played a major role in the development of English literary criticism। बोला गया है कि ड्रायडन की आलोचनात्मक रचनाओं ने इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म, जो अंग्रेजी साहित्यिक आलोचना के विकास में एक इंपॉर्टेंट रोल निभाती हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आपको ध्यान क्या बनाए रखना है, ध्यान बनाए रखना है, ड्रायडन द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कहीं नोट डाउन कर लीजिए, यानी कि फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म किसको बोला जाता है, जॉन ड्रायडन को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिटिकल वर्क इनका कौन सा होता है, एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी, ठीक है। अगला ड्रायडन एंड हीरोइक ड्रामा की बात कर लेते हैं, 21 नंबर का पॉइंट है हमारा। तो जो रेस्टोरेशन पीरियड के दौरान हीरोइक ड्रामा के जो प्रमुख लेखक होते थे उनमें से एक इनको भी माना जाता है, ठीक है। ड्रायडन वाज वन ऑफ द मेजर राइटर्स ऑफ हीरोइक ड्रामा ड्यूरिंग द रेस्टोरेशन पीरियड। उनके महत्वपूर्ण हीरोइक प्लेज हैं, और उनमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट हीरोइक प्लेज को इंक्लूड किया गया है, यहां पर 3 फिर भी देख लीजिए कौन कौन से, इंडियन एम्परर, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रेनाडा,
द कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रेनाडा और औरंगजेब, यानी कि ये क्या है, इनके हीरोइक प्ले हैं। ठीक है, हीरोइक ड्रामा की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी होती है ये भी समझ लो। तो कौन कौन सी जो भी इनके हीरोइक ड्रामा होंगे उनके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक पाई जाएंगी, ये विशेषताएं पाई जाएंगी। जैसे हीरोइक कैरेक्टर्स होंगे लव, ऑनर, कॉन्फ्लिक्ट, कैरेज, ठीक है, एलिवेटेड लैंग्वेज और ग्रैंड एक्शंस। तो क्या क्या चीजें आपको हीरोइक कैरेक्टर्स मिलते हैं। हीरोइक कैरेक्टर्स से मतलब होता है वीर नायक, यानी कि जो हीरो होगा उसकी वीरता की बात होगी। लव दिखाया जाएगा, प्रेम दिखाया जाएगा। ऑनर सम्मान प्रतिष्ठा। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है संघर्ष, ठीक है। करेज साहस। एलिवेटेड एलिवेटेड लैंग्वेज का मतलब उच्च और भव्य जो भाषा नहीं होती उसको हम एलिवेटेड लैंग्वेज कहते हैं। ग्रैंड एक्शंस आप जानती हो, भव्य और महान कार्यों को कहा जाता है। तो ड्राइडन जो है वो मेजर राइटर ऑफ रेस्टोरेशन हीरोइक ड्रामा। तो ये आपको ध्यान बनाए रखना है, एग्जाम फैक्ट्स के रूप में ड्राइडन को क्या माना जाता है, मेजर राइटर माना जाता है रेस्टोरेशन हीरोइक ड्रामा का। 22 नंबर का पॉइंट है द कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रैंडा की अगर हम बात करते हैं, सॉरी, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रेनाडा, ग्रेनाडा लिखा है ग्रैंडा, ग्रेनाडा माफ करना दोस्तों, 1670 में ये आया है और ड्राइडन के प्रमुख हीरोइक ड्रामास में से इसको एक माना जाता है। ठीक है, अब अगर हम इसकी द कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रेनाडा की बात करते हैं तो ये जो नाटक है ना वो कितने पार्ट्स में है, दो भागों में बटा हुआ है। इट इज एन इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ रेस्टोरेशन हीरोइक ड्रामा एंड कंटेन्स द टिपिकल फीचर्स ऑफ द जॉनर इंक्लूडिंग हीरोइक एक्शन, लव, ऑनर एंड कॉन्फ्लिक्ट। बोला गया ये जो नाटक है वो दो पार्ट्स में, दो भागों में प्रस्तुत होता है। ये रेस्टोरेशन हीरोइक ड्रामा का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है और इसमें यानी कि इस हीरोइक ड्रामा की प्रमुख विशेषताएं इसमें जो दिखाई देती हैं वो कौन कौन सी, हीरोइक एक्शन आपको देखेगा, लव, ऑनर, कॉन्फ्लिक्ट, ये सब चीजें देखेगा। तो कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रेनाड की बात करें तो ये क्या है, एक हीरोइक ड्रामा है और ये कब आया है, 1670 में आया है। तो यही आपका एग्जाम पॉइंट है, पूछा जाएगा। ठीक है, दूसरा द स्टेट ऑफ इनोसेंस की बात करते हैं, ये 1674 में आता है स्टेट ऑफ इनोसेंस। ठीक ये है, अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं दोस्त। अब देखो, इट इज अ ड्रामेटिक अडेप्टेशन ऑफ जॉन मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट। बोला गया ये जॉन मिल्टन की एक प्रसिद्ध महाकाव्य होता है पैराडाइज लॉस्ट, ठीक है, का एक ड्रामेटिक अडेप्टेशन यानी कि नाटकीय रूपांतरण कह सकते हो। बोला गया हाउ एवर इट वॉज नेवर परफॉर्म्ड ऑन स्टेज, हालांकि ये नाटक जो था वो कभी भी मंच पर प्रस्तुत नहीं किया गया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या ध्यान बनाए रखना है इसमें, द स्टेट ऑफ इनोसेंस जो है वो क्या है, जॉन मिल्टन की प्रसिद्ध कविता थी, प्रसिद्ध एपिक था पैराडाइज लॉस्ट, उसका ड्रामेटिक अडॉप्टेशन है ये। दूसरा, और ये जॉन मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट कब आया, 1674 में, पता होगा सबको। औरंगजेब की बात करते हैं, 1675 में आता है ये। कब आता है, 1675 में। औरंगजेब ये शायद 2021 में जब जूनियर का एग्जाम हुआ था उसमें ये पूछा गया था क्वेश्चन। 1675 में ड्राइडन ने अपना एक प्रसिद्ध लिखा था औरंगजेब करके, ठीक है, और ये क्या था, एक हीरोइक प्ले था। चलो खैर कोई नहीं, हम बताते हैं आगे। औरंगजेब एक कब हीरोइक प्ले कब आया है, 1675 में आया है। जरा इसको बारे में जरा समझो क्या है। इट इज जनरली रिगार्डेड एज वन ऑफ हिज बेस्ट हीरोइक प्ले, यही बात हम बता रहे थे ना कि इससे सामंता ड्राइडन का जो बेस्ट हीरोइक प्ले है उनमें सर्वश्रेष्ठ नाटक माना जाता है। और इट्स प्रोलॉग कंटेन्स इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्शन ऑफ द यूज ऑफ राइम इन सीरियस ड्रामा। और इसका जो प्रोलॉग है, प्रोलॉग का मतलब होता है प्रस्तावना, प्रस्तावना में गंभीर नाटक यानी कि जो राइम, जो तुक होती है, इसके प्रयोग से संबंधित महत्वपूर्ण विचार जो है वो प्रस्तुत किए गए। अगला एग्जाम पॉइंट क्या है जो आपसे पूछा जाएगा, वो ये है औरंगजेब कब पब्लिश होता है, 1675 में। और ये बेस्ट या वन ऑफ द बेस्ट हीरोइक प्ले ऑफ ड्राइडन, ड्राइडन का जो है कई सारे नाटकों में से इसको, कई सारे हीरोइक प्ले जो होते हैं उनमें से इसको एक माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कहीं लिख लीजिएगा, ऑल फॉर लव 1678 में आता है और ड्राइडन मोस्ट फेमस ट्रेजेडी, और ये ड्राइडन की मोस्ट फेमस ट्रेजेडी है। अच्छा, ऑल फॉर लव का अनदर नाम क्या है, तो दूसरा नाम है द वर्ल्ड बेल लॉस्ट, ठीक है। और फिर बोला गया है कि इट इज बेस्ड ऑन द स्टोरी ऑफ, और ये किसकी कहानी पर आधारित है, तो एंटनी एंड क्लोपेट्रा की कहानी पर ये आधारित है, ठीक है। यानी कि ये जो नाटक है अल्फा लव
वो एंटनी एंड क्लोपेट्रा नाटक पर आधारित है। इसे अक्सर ड्राइडन की फाइनेस्ट ट्रेजेडी माना जाता है। ठीक है, अगला बोला गया है अलाइक हिज हीरोइक प्लेज इट इज रिटन लार्जली इन ब्लैंक वर्स। बोला गया है कि हीरोइक प्लेज, उनके जो हीरोइक प्लेज होते हैं उनसे एकदम अलग ये नाटक मुख्यतः किसमें लिखा गया है, ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। वैसे तो ज्यादातर ये हीरोइक प्ले लिखते थे लेकिन उससे अलग हट करके इसको लिखा है। अगला वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, तो अल्फा लव कब आता है, 1678 में पब्लिश होता है और ये किस पर आधारित है, तो विलियम शेक्सपियर की एंटनी एंड क्लोपेट्रा जो ट्रेजेडी है उस पर आधारित है। ठीक है, अगला हम किसकी बात करते हैं, 26 नंबर पॉइंट की बात करते हैं, ड्राइडन्स डेक्लाइन एज अ ड्रामाटिस्ट, यानी कि नाटककार के रूप में जॉन ड्राइडन का पतन कब से होना शुरू हो जाता है। तो पहला पॉइंट बोला है बिटवीन 1678 एंड 1681 ड्राइडन रोट सेवरल प्लेज बट मैनी ऑफ देम वर नॉट हाईली सक्सेसफुल। 1678 से 1681 के बीच ड्राइडन ने कई नाटक लिखे लेकिन उनमें से अनेकों को यानी कि बहुत अधिक सफलता नहीं मिली, बहुत सारे नाटकों को इनकी सफल नहीं हो पाए इनके। एज अ रिजल्ट ही ग्रेजुअली लॉस्ट इंटरेस्ट इन ड्रामा एंड टर्न्ड इंक्रीजिंगली टूवर्ड सटायर। अब ये पॉइंट आ गया इंपॉर्टेंट। अब क्या होता है कि जब ये नाटककार के रूप में सफल नहीं हो पाते हैं ड्रामा, तो क्या होता है ड्राइडन का ड्रामा में जो रुचि होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है और वो तेजी से सटायर व्यंग की ओर मुड़ जाते हैं। ये जो परिवर्तन होता है, दिस चेंज वाज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बिकॉज इट प्रोड्यूस्ड सम ऑफ हिज ग्रेटेस्ट लिटरेरी वर्क। यह परिवर्तन उनके साहित्यिक जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद उन्होंने अपनी कुछ महानतम साहित्यिक रचनाएं लिखी। ठीक है, जैसे अगर कैरियर मूवमेंट की बात करें तो यहां से जरा समझिएगा, ड्रामा डेक्लाइन सटायर, यानी कि ड्रामा में जब इनका पतन होना शुरू हो गया तब ये किस ओर बढ़ गए, सटायर की ओर बढ़ गए, इसका मतलब ये है। अब ड्राइडन एज अ सटायरिस्ट, यानी कि व्यंग्यकार के रूप में ड्राइडन को देखिएगा तो बोला गया है ड्राइडन इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सटायरिस्ट इन इंग्लिश लिटरेचर। ड्राइडन को अंग्रेजी साहित्य के महानतम सटायरिस्ट यानी कि जो व्यंग्यकार हैं उनमें से एक माना जाता है। उनकी प्रमुख सटायरिकल वर्क्स भी हैं कुछ, और वो प्रमुख सटायरिकल वर्क्स इनके कौन से हैं, ये सभी सटायरिकल वर्क हैं, जैसे एब्सलॉम एंड अचिटोफेल है। ठीक है, और दूसरा मैक फ्लैक्नो करके है और द मेडल। इन रचनाओं के माध्यम से बोला गया है थ्रू दीज वर्क ड्राइडन अटैक्ड कंटेम्परेरी पॉलिटिकल अपोनेंट लिटरेरी एनिमीज एंड सोशल इश्यूज। क्या करते हैं इन रचनाओं के माध्यम से, कौन सी रचनाओं के माध्यम से, एब्सलॉम एंड एक्टोफेल, दूसरा मैक फ्लैक्नी, दूसरा तीसरा है द मेडल। इन रचनाओं के माध्यम से क्या करते हैं ड्राइडन ने अपने समय के जो कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल अपोनेंट होते हैं, समकालीन राजनीतिक जो विरोधी होते हैं, या जो हमारे लिटरेरी एनिमीज होते हैं, साहित्यिक विरोधी जिनको हम कहते हैं, सोशल इशूज जो सामाजिक समस्याएं होती हैं उन पर बहुत ज्यादा व्यंग करना शुरू कर दिया इन्होंने। एग्जाम फैक्ट्स के रूप में ड्राइडन मेजर रेस्टोरेशन सटायरिस्ट बोला जाता है इनको, देयर इज नो डाउट, यानी कि जॉन ड्राइडन जो है वो मेजर सटायरिकल वर्क भी है इनके, और वो कौन कौन से, एब्सलॉम एंड अरिस्टोफेल, मैक फ्लैक्नी, द मेडल, ये ऊपर मैं बता चुका हूं आपको। अब 28 नंबर पे इनका यही वर्क देख लीजिएगा, एब्सलॉम और अकिटोफेल, इसको हम अचिटोफेल भी बोलते हैं, जो कि 1681 में आया है, और 1681 में ड्राइडन की अपनी महान पॉलिटिकल सटायर जो राजनीतिक व्यंग्य के रूप में इनका जो वर्क था उसके रूप में इसको प्रकाशित होता है। अगर हम एब्सलॉम और एक्टो या एचिटोफेल, यह रचना उस समय के कंटेम्प्रेरी इंग्लिश पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट जो होती थी, समकालीन अंग्रेजी राजनीतिक संघर्ष से संबंधित है। अब इसमें होता क्या है दोस्तों, बिब्लिकल कैरेक्टर्स होते हैं कुछ, बाइबल के पात्रों पर प्रयोग, पात्रों का प्रयोग किया जाता है, समकालीन राजनीतिक जो व्यक्ति होते हैं, एलिगोरिकल रिप्रेजेंटेशन कह सकते हो, ठीक है, उसके रूप में। और रॉयलिस्ट पोजीशन जो राजतंत्र समर्थक दृष्टिकोण को समर्थन करती है, चार्ल्स सेकंड के राजनीतिक विरोधियों पर इसमें प्रहार किया गया है। इनका जो वर्क है इसमें जो उस समय के राजनीतिक विरोधी थे चार्ल्स सेकंड के, उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रहार किया गया है, मतलब ये एक पॉलिटिकल एलिगरी है। ठीक है, पावरफुल कैरेक्टराइजेशन दिखाया जाता है, हीरोइक कपलेट में इसको लिखा गया है, और कब लिखा गया है, 1681 में। ठीक है, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है, ये बात मैं अभी अभी बताया है हमने आपको। इसके बाद में
अच्छा ये देख लो यहां से। इसके बाद में क्या है, ड्राइडन इसमें बिब्लिकल कैरेक्टर यूज करते हैं, ठीक है, एलिगोरिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, कंटेम्प्रेरी या पॉलिटिकल फिगर होता है, रॉयलिस्ट पोजीशन। इसके बाद ये अटैक करते हैं पॉलिटिकल अपोनेंट, जो चार्ल्स सेकंड के पॉलिटिकल अपोनेंट हैं उन पर अटैक करते हैं, ठीक है, यही सब बातें इसमें बताई गई हैं। इसका मतलब ये हुआ राजतंत्र समर्थक दृष्टिकोण का समर्थन करती है, तो ये इनका जो फेमस वर्क है ये किसको समर्थन करती है, राजतंत्र को। और ये पॉलिटिकल एलिगरी है, पावरफुल कैरेक्टराइजेशन है, और हीरोइक कपलेट में इसको लिखा गया है, ठीक। ये इसका कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब्सलॉम और अरिस्टोफेल क्या है, एक पॉलिटिकल सटायर है जो कि 1681 में आया है। अब हम किसकी बात करते हैं, अब्सलॉम और अकिटोफेल का जो सेकेंड पार्ट होता है, सेकेंड पार्ट ऑफ अब्सलॉम एंड अकिटोफेल या अचिटोफेल, ठीक है, ये कब आता है, 1682 में आता है, और ड्राइडन कोलैबोरेटेड विद, और ड्राइडन ने इसको कोलैबोरेटेड में लिखा था। दूसरा भाग है 1682 में प्रकाशित होता है। इसके आगे के भाग में ड्राइडन ने नॉहम टैट करके एक राइटर होते हैं उनके साथ मिलकर के इन्होंने इसको लिखा है, नॉहम टैट के साथ में। ऑन द कॉन्टिन्यूशन, ठीक है। इसके बाद एग्जाम क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाएगा, वो सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा। देखो क्या, हु कोलैबोरेटेड विद ड्राइडन ऑन द सेकंड पार्ट ऑफ अब्सलॉम एंड अचिटोफेल, तो नॉहम टैट का नाम ले लेना है, ठीक है। दूसरा सेकंड पार्ट कब आया है, 1682 में आया है, और किसके साथ कोलैबोरेटेड में इस वर्क को लिखा गया है, नॉहम टैट के साथ में। द मेडल की बात कर लेते हैं। द मेडल 1682 में आता है हमारा, ठीक है। इन 1682 ड्राइडन रोट द मेडल अ सटायर अगेंस्ट सेडिशन। बोला सेडिशन क्या होता है, ये एक महत्वपूर्ण पॉलिटिकल सटायर है, राजनीतिक व्यंग है। अब इसमें क्या होता है, पॉलिटिकल सटायर होने के साथ साथ में इसमें होता क्या है, जरा इसको भी समझ लो। बोला गया है कि इस कविता में सॉफ्टवरी के समर्थक के विरुद्ध आलोचक की आलोचना की गई है। जो सॉफ्टवरी के समर्थक थे उनकी आलोचना की गई है। मोनार्की यानी कि राजतंत्र के विरुद्ध राजनीतिक विरोध की भी आलोचना इसके अंदर की गई है, क्योंकि ये मोनार्की सपोर्टर थे, तो जो भी मोनार्की का विरोध करता था, समझ लो वो उनके विरोध में ये कविता लिखते थे, ठीक है। मोनार्की के सपोर्ट में हमेशा इनकी कविताएं रहती थी, क्योंकि ये मोनार्की के सपोर्टर थे। दी मेडल कब आया है, 1882 में आया है, और ये भी एक पॉलिटिकल सटायर है। इसके बाद हम किसकी बात करते हैं, मैक फ्लॉकनी की बात करते हैं। ये 1682 में आता है, वन ऑफ द ड्राइडन्स मोस्ट फेमस सटायर, ठीक है। ये क्या है, ड्राइडन की सबसे महत्वपूर्ण यानी कि प्रसिद्ध सटायर है, जिसका नाम क्या है, मैक फ्लैकनी, जो कि 1682 में आता है। और इट अटैक द पोइट एंड ड्रामाटिस्ट, इस रचना में ड्राइडन ने कवि और नाटककार जिनका नाम क्या होता है, थॉमस सैडवेल, ठीक है, इन पर बहुत ज्यादा व्यंग किया है। दी पोएम इज फेमस एग्जांपल ऑफ मॉक हीरोइक एपिक, और ये कविता मॉक हीरोइक एपिक का प्रसिद्ध उदाहरण है। इसके बाद बोला गया है कि ड्राइडन प्रेजेंट्स सैडवाल एज अ सक्सेसर ऑफ रिचर्ड फ्लैकनी, एन ओल्डर पोइट whom ड्राइडन आल्सो डिसलाइक्ड। ड्राइडन ने सैडवाल को रिचर्ड फ्लैकनो का उत्तराधिकारी बताया। रिचर्ड फ्लैकनी एक पुराने कवि थे जिन्हें ड्राइडन बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। द पोएम यूजेस द एलिवेटेड स्टाइल ऑफ हीरोइक पोएट्री फॉर अ कॉमिक एंड सैटारिक पर्पस। इस कविता में ड्राइडन ने हीरोइक पोएट्री यानी कि हीरोइक पोएट्री की जो ऊंची और भव्य शैली होती है उसका प्रयोग किया है। कॉमिक और सैटारिकल पर्पज, ये कह सकते हो हास्य एवं व्यंग के उद्देश्य से किया है। इसके अंदर सुपर इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लिख लीजिए, ठीक है। अगर हम किसकी बात करते हैं, मैक फ्लॉकनी की बात करते हैं, ठीक है। इसमें किसको टारगेट किया था, थॉमस सैडवेल को। जॉनर क्या है, मॉक हीरोइक एपिक है, ठीक है। प्रेडिसेसर कौन होते हैं, रिचर्ड फ्लैकनी होते हैं। ऊपर डिटेल बताया गया, उसी का शॉर्ट फॉर्म है रिवीजन के रूप में। अगला नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, रेलजियो लाइसी। रेलजियो लाइसी जो है वो 1682 में आता है, ड्राइडन्स इंपॉर्टेंट रिलीजियस पोइम है रेलजियो लाइसी, ठीक है। ये टाइटल मींस, और इस टाइटल का मतलब क्या होता है, इस टाइटल का मतलब होता है लाइमन्स फेथ, एक सामान्य व्यक्ति का विश्वास। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये कविता जो है वो रिलीजियस क्वेश्चंस यानी कि जो धार्मिक प्रश्न होते हैं उनसे संबंधित ये दिखाई जाती है। इसमें ड्राइडन ने क्रिश्चियनिटी, जो ईसाई धर्म होता है उसके विभिन्न धार्मिक और दार्शनिक जो चुनौतियां होती हैं, जिसमें डीइज्म की बात करते हैं वो भी शामिल है।
इसके विरुद्ध समर्थन किया है। ठीक है, एग्जाम फैक्ट क्या है हमारा, एग्जाम फैक्ट की अगर हम बात करें तो रेजियो लाइसी जो कि 1682 में आई है और ये क्या है, एक रिलीजियस पोइम है। ठीक है, इसके बाद में थ्रोनोडिया अगस्टालिस, थ्रोनोडिया अगस्टालिस ये कब आई है, 1685 में। ये किससे एसोसिएटेड है, थ्रोनोडिया अगस्टालिस, ये चार्ल्स सेकंड की मृत्यु से संबंधित कविता है। और दिस वर्क इज पब्लिक मॉर्निंग फॉर द डिसीज्ड मोनार्क एंड कंबाइंस द इलेजिक एंड पॉलिटिकल एलिमेंट। इसमें क्या होता है कि ये मृत राजा जो होते हैं जिनका पब्लिक मॉर्निंग, मॉर्निंग कह सकते हो, यानी कि सार्वजनिक शोक की अभिव्यक्ति है। इसमें एलेजिक यानी कि शोकपूर्ण और पॉलिटिकल राजनीतिक दलों के तत्वों का समायोजन जो है वो दिखाई देता है। अगर हम एग्जाम पॉइंट्स की बात करें जो तुम्हें ध्यान बनाए रखना है, चार्ल्स सेकंड थ्रोनाडिया अगस्टालिस ये कब आई है, 1685 में आई है। ठीक है, चार्ल्स सेकंड पर की मृत्यु पर यह लिखी गई है, जिसका नाम क्या है, थ्रोनाडिया अगस्टालिस। और ये 1685 में किसकी मृत्यु पर, चार्ल्स सेकंड। 34 नंबर का पॉइंट हमारा क्या है, ड्राइडन एंड रोमन कैथोलिक, कैथोलिसिज्म। तो इसमें क्या है, ड्राइडन और रोमन कैथोलिक धर्म की बात करते हैं। तो इसमें होता क्या है, ड्राइडन कन्वर्टेड टू रोमन कैथोलिसिज्म। ड्राइडन ने बाद में रोमन कैथोलिसिज्म अर्थात रोमन कैथोलिक धर्म को स्वीकार कर लिया। उनके धार्मिक परिवर्तन की सबसे महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति उनकी एक रचना थी, और वो रचना कौन सी थी, जिसका नाम था द हिंद एंड द पार्ट पैंथर, 1687। द हिंद एंड द पैंथर इसमें दिखाई देती है, इट इज एन इंपॉर्टेंट एलिगोरिकल रिलीजियस पोइम। ये क्या है, एक एलिगोरिकल रिलीजियस पोइम है। ठीक है, दिस पोइम यूजेस एनिमल्स एज सिंबल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिफरेंट रिलीजियस पोजीशंस। इस कविता में विभिन्न धार्मिक विचारधाराओं या उनकी स्थितियों को सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेटिव्स के रूप में जानवरों का प्रयोग किया गया है। अब क्वेश्चन किस तरीके से आपका अराइज हो सकता है उसको जरा समझिएगा। पूछा जा सकता है कि विच पोइम रिफ्लेक्ट्स ड्राइडेंस कन्वर्जन टू रोमन कैथोलिज्म। तो कौन सा वर्क है इनका, कौन सी पोइम है, तो द हिंद एंड द पैंथर। ठीक है, वही बात जो ऊपर समझाई है वो यहां पर लिखी गई है। अगला वर्क हमारा कौन सा है, ब्रिटानिया, अरे यार ये देखो, ये वाला वर्क देखो 35 नंबर पे, ब्रिटानिया रेड वाइवा, रेड वाइवा, ये 1688 में आता है। ड्राइडन ने लिखा है ब्रिटानिया रेड वाइवा। चलो इसको भी जरा समझ लेते हैं क्या है। इट सेलिब्रेटेड द बर्थ ऑफ अ सन एंड आयर ऑफ कैथोलिक किंग जेम्स सेकंड एंड क्वीन मैरी ऑफ मेडोना। क्या बोला गया है, एक कविता जो है वो कैथोलिक किंग जेम्स सेकंड जो होते हैं और क्वीन मैरी ऑफ मेडोना कि यहाँ एक पुत्र और उत्तराधिकारी का जन्म होता है, उसका उत्सव मनाने के लिए लिखा जाता है, लिखा गया है। अगला इसी में बोला गया, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ड्राइडेंस रॉयल एंड पॉलिटिकल पोइट्री इन दी लेट रेस्टोरेशन पीरियड। और ये लेट रेस्टोरेशन पीरियड के अंतिम चरण की ड्राइडन की रॉयल एंड पॉलिटिकल पोइट्री का एक स्पष्ट उदाहरण कह सकते हो। तो आपको ध्यान बनाए रखना है, क्या ध्यान बनाए रखना है, ब्रिटानिया रेडिवाइवा जो है वो 1688 में आती है, और बर्थ ऑफ अ रॉयल आयर जो उत्तराधिकारी होता है, यानी कि इनके यहाँ एक पुत्र और उत्तराधिकारी का जन्म होता है, उसका उत्सव मनाने के लिए इसको लिखा जाता है, इस वर्ग को। अगला ग्लोरियस रेवोल्यूशन, अगर हम ग्लोरियस रेवोल्यूशन की बात करें 1688 में इसको आता है। इन 1688 द ग्लोरियस रेवोल्यूशन ब्रॉट अबाउट अ मेजर पॉलिटिकल चेंज इन इंग्लैंड। क्या होता है 1688 में ग्लोरियस रेवोल्यूशन के कारण इंग्लैंड में एक बड़ा राजनीतिक परिवर्तन हुआ। और क्या वो राजनीतिक परिवर्तन होता है, जेम्स सेकंड वाज रिमूव्ड फ्रॉम द थ्रोन एंड विलियम थर्ड एंड मैरी सेकंड बिकम द न्यू मोनार्क। क्या होता है, ड्राइडन रोमन कैथोलिक थे और जेम्स सेकंड के थोड़ा सा एक बार और इसे समझ लो। 1688 में ग्लोरियस रेवोल्यूशन, ब्लडलेस रेवोल्यूशन के कारण इंग्लैंड में एक बड़ा राजनीतिक परिवर्तन हुआ। जेम्स सेकंड को सिंहासन से हटा दिया गया, और जो विलियम थर्ड थे यानी कि विलियम तृतीय और जो मैरी सेकंड नए शासक बने थे। इसके बाद ड्राइडन बीइंग अ रोमन कैथोलिक एंड अ सपोर्टर ऑफ जेम्स सेकंड रिफ्यूज टू टेक द रिक्वायर्ड
ओथ्स एंड एलिजेंस टू विलियम एंड मैरी। क्या बोला गया है कि ड्राइडन, जॉन ड्राइडन ने क्या थे, रोमन कैथोलिक थे और जेम्स सेकंड के ये समर्थक थे, सपोर्टर थे। इसीलिए उन्होंने क्या करा कि जो जेम्स और मैरी के प्रति आवश्यक ओथ ऑफ एलिजेंस थे, यानी कि निष्ठा की जो शपथ होती है उसको लेने से इन्होंने मना कर दिया। निष्ठा की शपथ, एलिजेंस मीन्स होता है निष्ठा। अब क्या होता है, एज अ रिजल्ट ही लॉस्ट हिज पोजीशन ए अपनी एट कोर्ट इंक्लूडिंग दी पोइट लॉरेटशिप। इसके परिणाम स्वरूप उन्होंने दरबार में जो इनको पद दिए रखे थे चार्ल्स सेकंड के द्वारा, वो सभी पद खो दिए, जिसमें पोइट लॉरेटशिप भी शामिल था। इससे भी इनको हटा दिया गया। इनके अब हिज ओल्ड लिटरेरी एनिमी थॉमस सैडवाल होते हैं, ठीक है। इनके जो पुराने साहित्यिक शत्रु होते हैं थॉमस सैडवाल, उनको इनके बाद पोइट लॉरेट बनाया गया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जॉन ड्राइडन के बाद में पोइट लॉरेटशिप किसको दी गई थी, इंग्लैंड की थॉमस सैडवाल को, जो कि इनके राइवल थे, ठीक है। तो यहां से इंपॉर्टेंट है, ड्राइडन रिफ्यूजल, इन्होंने रिफ्यूज कर दिया था। फिर रिजल्ट क्या हुआ, इनका पोइट लॉरेटशिप जो है वो पद गंवाना पड़ा। और इसके बाद पोइट लॉरेटशिप के पद पर कौन बैठे, इन्हीं के जॉन ड्राइडन के दुश्मन थे जिनका नाम था थॉमस सैडवाल, इनको बिठाया गया। अगला ड्राइडन एज अ ट्रांसलेटर की बात कर लेते हैं, एक अनुवादक के रूप में। तो इन हिज लेटर ईयर्स ड्राइडन इंक्रीजिंगली डिपेंड ऑन ट्रांसलेशन ऑफ हिज लिवलीहुड। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में ड्राइडन अपनी लिवलीहुड यानी कि जीविका चलाने के लिए अनुवाद के कार्य पर अधिक निर्भर होने लगे। फिर क्या करा, ही ट्रांसलेटेड or adopted work associated with several major classical writers including। उन्होंने कई प्रमुख क्लासिकल राइटर्स का अनुवाद किया, उनका रूपांतरण किया। जैसे कौन कौन से वो क्लासिकल राइटर्स थे, जरा यहां से देख लो। होरेस थे, जोवेनल थे, ओविड थे, ठीक है, लुक्रीसियस थे, थियोक्राइटस थे और वर्जिल थे। ये कुछ क्लासिकल राइटर थे जिनका इन्होंने क्या, जिनकी रचनाओं का इन्होंने क्या किया, अनुवाद किया, ट्रांसलेट किया। अब जरा इस फैक्ट को भी, यानी कि उनके अनुवादों का क्लासिकल लिटरेचर को अंग्रेजी पाठकों के लिए अधिक एक्सेसिबल यानी कि सुलभ बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जॉन ड्राइडन ने। ड्राइडन हमेशा वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन अर्थात शब्द बाय शब्द जो है ट्रांसलेशन किया करते थे, ठीक है। और जिससे जो सेंस स्पिरिट या जो लिटरेरी इफेक्ट होता था वो सब बना रहता था, ठीक है। तो ड्राइडन क्या है, इंपॉर्टेंट ट्रांसलेटर है। मेजर क्लासिकल ऑथर्स ट्रांसलेटेड अडॉप्टेड, वो कौन कौन से हैं, तो उनके नाम ऊपर ही हमने सब आपको बता दिए हैं, ये रिवीजन के लिए हैं, ठीक है। कौन कौन है, होरेस, जोवेनल, ओविड, लुक्रीसियस, थियोक्राइटस और वर्जिल। अब इनके कुछ क्रोनोलॉजिकल वर्क हैं जिनका आप रिवीजन करने के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। एक तरफ ईयर दे रखी है, दूसरी तरफ वर्क के नाम दे रखे हैं। 1631 में जॉन ड्राइडन का जन्म हुआ है। 1644 में ये क्या करते हैं, एंटर्ड वेस्टमिंस्टर स्कूल एज किंग्स स्कॉलर। 1649 में अपॉन द डेथ ऑफ लॉर्ड हेस्टिंग्स। फिर 1649 में, इसके बाद हम क्या बात करते हैं, 1650 में जो ऊपर दिया गया है ना, उसी का ये क्या है, शॉर्ट फॉर्म है एकदम। ये ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में एंटर करते हैं। 1654 में इनके पिता की मृत्यु होती है और ये ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाती है। 1658 में एक वर्क लिखते हैं, हीरोइक स्टेंजास। जो ऊपर दिया है वही सब है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो हम इसे स्क्रॉल करते हैं धीरे धीरे करके, सब कुछ ऊपर जो दिया गया है सब कुछ वही है। चाहो तो आप अपनी सुविधा के लिए इसको लिख लेना, ठीक है। मैंने जो बताया है वो सेम डिक्टो वही सारी चीजें हैं, कहीं कुछ अलग नहीं है, ठीक है। अब आगे आ, ये हो गया। चलो मोस्ट, ये चाहे देख लो, चलो इसे भी, ये भी वही चीज है, इसमें देखने लायक क्या है, ट्रांसलेशन, ये सब वही चीजें हैं। या चलो इसको एक थोड़ा थोड़ा बता दें। चलो इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क हैं, इनको देखते चलो, फिलहाल बता चुके हैं। पोइट्री में हीरोइक स्टेंजा है, ये कब आई है, 1658 में आती है, ठीक है।
और ये ओलिवर क्रॉमवेल की मृत्यु पर इसको लिखा गया है। अगला वर्क हमारा है, अगला वर्क जिसका नाम है एस्ट्रिया रिडक्स। एस्ट्रिया रिडक्स जो है वो रॉयलिस्ट पेनेजरिक यानी कि राजतंत्र की प्रशंसा के लिए लिखा गया था। चार्ल्स द्वितीय के जब ये शासन पे बैठ गए थे तब लिखा गया था 1660 में। वैसे ये सब बता चुके हैं, ड्रामा भी एक एक डिस्कस कर दिए, तो क्या बार बार डिस्कस करें, टाइम किल करना है ना। फिलहाल हम स्क्रॉल कर देते हैं, आप ये सब देख लेना अपने आप, ये शॉर्ट हैं, आपको रिवीजन करने के पर्पज से ये दे रखे। या अलग से कभी वीडियो बना देंगे, ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, 1 घंटे से ऊपर हो गया है, 1 घंटा 12 मिनट हो गया, यानी कि 1 घंटा लगभग 7-8 मिनट की बनेगी ये वीडियो। चलो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत साथियों।